हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू सीरीज ऑफ नीट, जो कि आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इससे हेल्प मिलेगी कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन पे आपको फोकस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टूडेंट देखते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 किसका पूछ रहा है? C2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। C3, C3, C5, C5 एंड C6 इन कार्बन का वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिए, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है अलोंग द कार्बन बॉन्ड, अलोंग द कार्बन, तो क्या होगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर 3 सिग्मा है, 1 पाई है, अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अगर 2 सिग्मा है, 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो पाई को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है कि इस कार्बन का C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। ठीक है, तो 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, आपको काउंट कर लेना है 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा। ठीक है, और 2 पाई है तो पाई को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडेशन में, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। 2 सिग्मा हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। ओके, फिफ्थ में देख लेते हैं। फिफ्थ कार्बन में 1 सिग्मा, यहाँ पर क्या है? 1 सिग्मा, यहाँ पे दूसरा सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बना हुआ है, मतलब 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। आप 6 में देखिए, चारों सिग्मा है, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बेहद सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, sp, sp3, sp, sp3, देन sp2, sp, sp3, देन sp2, तो sp, sp3, देन sp2, देन sp3, तो D विल बी योर आंसर। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The correct IUPAC name of the following compound is। ठीक है, तो IUPAC आपको अच्छे से कर लेनी है। आजकल देखा जाता है कि नीट में काफी IUPAC से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप, जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद देते हैं बेटा मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग देने के लिए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देन आता है प्रायोरिटी ऑफ number of atoms, number of carbon atoms। देन आता है बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचेस और जूनियर फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, मतलब सबसे छोटा नंबर फंक्शन ग्रुप को मिलना चाहिए। आप यहां से अगर काउंट करते हैं 1 2 3, तो फंक्शन ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है, जबकि आप यहां से करते हैं 1 2 3 4, तो फंक्शन ग्रुप को 4th नंबर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप कहां से करेंगे? जहां से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले फंक्शन ग्रुप को, 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, ब्रोमो और क्लोरो, सॉरी 2 नहीं है 3 है, ब्रोमो और क्लोरो और मिथाइल। ठीक है, 3 आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसमें देखिए, तो अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को हम किस में लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। ठीक है, फिर आता है आपका 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ये आपके सारे प्रीफिक्स खत्म हो गए। ठीक है, 4 मिथाइल। अब क्या आएगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हैं? 6, तो उसके लिए आ जाएगा हेक्स।
ठीक है। वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो कंपाउंड कैसा हो गया, सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए क्या आ जाता है, एन। ठीक है, अब क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दैट इज ऑल। तो कितने पर है, पोजीशन लिखेंगे, हाइफन से सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। ध्यान रखिए अगर किसी दो सफिक्स में एक साथ आपका क्या आता है, वॉवल्स आते हैं, तो फर्स्ट वॉवल को अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो है वो ओमिट कर दिया जाता है। तो व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। ठीक है, सो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डैक 4-इन इज। ठीक है, आपको ये 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको हर की नेमिंग करेंगे तो आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। आप हमेशा जब भी आपको नेम दे रखा, आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो आप उसको बना लीजिए। सबसे पहले तो डैक बनाना है, तो डैक आप इसी फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये आपका ये बन गया डैक। ठीक है, बोल रहा है 2, आप सब समझ लीजिए, यहां से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। ओके, तो ये हो गया 1 2, 2 पर क्या है, मिथाइल। ओके, बोल रहा है 6 पर मिथाइल, 1 2 3 4। ठीक है, आप नंबरिंग भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको यहां से नंबरिंग करनी है तो यहां से भी कर लीजिए। चलिए, तो 2 पर मिथाइल बोल रहा है और 6 पर बोल रहा है, मतलब 6 पर भी आपने मिथाइल लगा लिया। चलिए, और क्या बोल रहा है वो, 2,6 डाई मिथाइल हो गया, डैक हो गया, 4 पर इन। 4 पर इन मतलब जब भी 4 लिखा जाए, कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है, मतलब अगर 4 आ रहा है, मतलब जो बॉन्ड है आपका वो 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, जो लोएस्ट नंबर होता है उसी को हम पोजीशन लिखते हैं, तो ये 4 इन हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कहां पे बना हुआ है, देखिए ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 5 6 और ये हो गया आपका, तो इसका नाम है 2,6 डाइमिथाइल डैक 4 इन। तो बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सारों में जो सारे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी बार बार नेमिंग मत कीजिए, आप अपना एक छोटा सा बना लीजिए जल्दी से, ठीक है, रफ में, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। आप देख रहे हैं इसमें 2 कंपाउंड है, 2 आपके फंक्शनल ग्रुप है, वन इज एल्डिहाइड एंड अनदर वन इज कीटोन। ठीक है, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। आपको पता है प्रायोरिटी सीरीज में एल्डिहाइड जो है वो सीनियर है रेदर देन कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो क्या हो गया बेटा, 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल कहां पर है, चलिए, एक तो 2 पर मिथाइल है और 3 पर कीटो है। ठीक है, 2 प्रीफिक्स हैं, तो जो प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं या तो वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई ब्रांच हो। तो क्या हो गया, 3 कीटो, क्योंकि कीटो जो है वो के से आ रहा है और ये मिथाइल जो है वो एम से आ रहा है, तो जब भी प्रीफिक्स जो है एक से ज्यादा हो तो दे शुड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 कीटो 2 मिथाइल, देखिए कहां पर है, 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल, ये 2 ऑप्शन में है। 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन और 1 पर अल, क्या आएगा, 3 कीटो, 3 पर कीटो, 2 पर मिथाइल हेक्स, टोटल वर्ड रूट। ठीक है, टोटल कितने, 6, 4 इन 1 अल, तो ही विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आईयूपीएससी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लीजिए, प्रायोरिटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5
आइन ओइक एसिड। ओके, 1 पर ओइक एसिड है, 3 पर 2 पर हाइड्रोक्सी है। नहीं, अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ तो 2 पर हाइड्रोक्सी नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं 1 2 पर हाइड्रोक्सी नहीं है, 1 2 इसमें है 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी है 3 इथाइल, 1 2 3 पर इथाइल नहीं है, देखिए कोई अलग ग्रुप है। चलिए इसको देखते हैं 1 2 पर हाइड्रोक्सी, यस सही है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और ये 6। चलिए हेक्स है, ठीक है। 3 इथाइल, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो 3 इथाइल, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 मिथाइल और आपका हो जाएगा हेक्स, तो टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो दैट इज हेक्स। और 3 इन, ध्यान रखिए कि इन पहले आता है, इन और 5 आइन नोइक एसिड, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसमें देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर का ये नाम है, तो डी विल बी योर आंसर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप नाम नेमिंग करेंगे तो देख लेंगे कि ये ग्रुप है भी इसमें कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स, देन आपका आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन आपका आता है सब्स्टिट्यूएंट। चलिए तो मेरा यहाँ पे 1 से मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 1 पर ब्रोमो आ रहा है, तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट से पहले मैं मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगी, तो मेरा आएगा ये 1 2 3 3, ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, गलत है नेमिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 से यहाँ पे 1 नंबरिंग दी है, क्योंकि तो गलत है, ठीक है। तो दिस जो ये वाला जो आपका नेमिंग है इस कंपाउंड की वो गलत है, IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा इसको देखिए, AC यहाँ पर होगा। चलिए इसको देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका 5 6 4 ब्रोमो, यहाँ से 1 2 3 में नेमिंग कुछ कंपाउंड में थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 2 3 4 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 4 ब्रोमो 2,4 डाई मिथाइल, मतलब आपका थोड़ा सा इस कंपाउंड में ये भी गलत है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं 2 मिथाइल, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ से देख रहे हैं तो ये ब्रांच पड़ रही है, यहाँ पे 3 पर ब्रांच है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ठीक है, सही है। अच्छा यहाँ से ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या हो गया, ये हो गया 5 ऑक्सो, कीटो की जगह ऑक्सो भी लिख सकते हैं आप, कीटो भी लिखते तो भी ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है, तो हो गया 5 कीटो या 5 ऑक्सो और यहाँ पे हो गया हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, 6 कार्बन है, देन सिंगल बॉन्ड है और ओइक एसिड है, ठीक है। तो ये आपके 2 आंसर गलत हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ मिस प्रिंट है, वैसे आपका जो नीट में क्वेश्चन था उसका आंसर ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो यहाँ देखिए आपको ये है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड को जब भी आप लेंगे तो प्रायोरिटी में लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को भले ही आपकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं भले ही वो कम हो, लेकिन डबल बॉन्ड शुड बी इन प्रायोरिटी, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3
ठीक है। आप यहाँ से देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी ये वाली चेन लेती हूँ मेन चेन, तो मेरे को 2 ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इसी को मेन चेन लूंगी, 4 5 और ये 6, तो क्या हो गया 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, ठीक है। 4 इथाइल देन 3 प्रोपाइल, हमेशा प्रीफिक्स शुड बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 प्रोपाइल, और ये हो गया आपका हेक्स-1-इन, हेक्सीन, ठीक है, हेक्स-1-इन या हेक्सीन, ठीक है। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स-1-इन, ठीक है। तो ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपको ट्रांस और सिस के फॉर्म में दे रखा है, ध्यान रखिए। जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें सिस और ट्रांस नहीं होता, उसमें ई और जेड होता है, लेकिन कभी कभी नीट में सिस और ट्रांस के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं है। आपको पता है कि इसमें लग जाएगा सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन का जो यहाँ पे जो फर्स्ट एटम है दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसका कितना होता है बेटा 4। कार्बन का क्या होता है, सॉरी कार्बन का होता है 6, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन है 6 है इसका एटॉमिक नंबर, आयोडीन का आपका, ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी इसको। तो ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके अकॉर्डिंग ये ई फॉर्म हुई, लेकिन आपको ई के फॉर्म में नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो ई नहीं तो क्या बोल रहे हैं इसको ट्रांस, ट्रांस। अच्छा अब आती है बात इसकी आईयूपीएससी की। तो आईयूपीएससी में देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और जो आपका डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3, इसमें 3 मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ और यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया ट्रांस, ट्रांस 2 क्लोरो, क्या हो गया ट्रांस 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर क्या है 3 आयोडो, 3 आयोडो, और कितना हो गया वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, पेंट 2 इन, ठीक है। तो हमेशा जो आपका आईयूपीएससी सिस्टम होता है उसमें प्रीफिक्स आता है, देन वर्ड रूट आता है, देन प्राइमरी सफिक्स आता है, देन आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा अगर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कौन सा आंसर होगा, ए विल बी योर आंसर, ठीक है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2 मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है, ये पहले भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन आप पहले भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटो है, कीटो को अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 तो 3 पोजीशन मिल रही है, जबकि मैं यहाँ से करूंगी 1 2 तो 2 पोजीशन मिल रही है। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी बेटा, यहाँ से 1, एक सेकेंड, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट एन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 पर ओन, तो ये गलत है, ये नेमिंग गलत है, क्योंकि इसमें इस साइड से नंबरिंग है जो गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। अच्छा यहाँ से देखिए 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, यहाँ से अगर आप करते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से करते हैं तो 3 पर आ रही है ब्रांच, और यहाँ से करते हैं तो 2 पर आ रही है, तो ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रही है, ठीक है। तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। नेक्स्ट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3, तो यहाँ से 1 2 पोजीशन पर है, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखती हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और ये CH, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया
ये देख रहे हैं आप, ये ब्रांच में आ रहा है 4 मिथाइल, ठीक है, पेंट-2-आइन, 4 मिथाइल पेंट-2-आइन, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां से करती हूँ नंबरिंग 1 2, तो 2 पर ब्रोमो है, यहां से करती हूँ तो 2 पर क्लोरो है, तो ऑब्वियसली ब्रोमो जो है वो आपका सीनियर होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है हम उसे फॉलो करते हैं अगर दोनों की सेम पोजीशन होगी तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, बिल्कुल करेक्ट है, तो ए विल बी योर आंसर, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज, देखिए मेटामेरिज्म क्या होती है, जो डाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसमें दोनों साइड आर ग्रुप जो होंगे R1 और R2, उसमें दोनों साइड के आर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो आपको पता है ईथर जो है, ईथर मेटामेरिज्म शो करता है, ठीक है, तो C4H10O ये ईथर है, ठीक है, CH3O, CH2, CH2, CH3, ठीक है, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा इसका दूसरा आइसोमर लिख दूं, CH2O, CH2, CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड कितने हैं, 1 कार्बन है, और जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन, यहाँ पे कितने हैं एल्काइल ग्रुप में, 3 कार्बन, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये देख रहे हैं इस साइड कार्बन एटम डिफरेंट है और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, तो ये क्या होगा एक दूसरे के, सॉरी ये क्या होगा एक दूसरे के, ये हो गए मेटामर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। C5H12 इज अ पेंटेन, तो पेंटेन कोई मेटामेरिज्म शो नहीं करता। C3H8O ये भी आपका है, तो ये भी ईथर, ये भी आपका ईथर है, CH3CH2, ठीक है, CH3, एक सेकेंड, ये आपका CH3O, CH2, CH3, ठीक है, लेकिन इसका कोई दूसरा आइसोमर नहीं होता। अगर आप बनाओगे भी एक CH2 को इस साइड लेते हो तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ये आपका आइसोमरिज्म मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the given molecules can exhibit tautomerism? Tautomerism क्या होती है? It's a kind of special functional isomerism जिसमें कीटो और इनॉल जो हैं आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्या देखना होता है आपको, ध्यान रखिए कि सबसे पहली चीज है फर्स्ट जो मोस्ट पोलर फॉर्म है ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है, उसके फर्स्ट होता है हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल में हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट एटम्स के बीच में अनसैचुरेशन, ठीक है। हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन का मतलब होता है डिफरेंट एटम्स के बीच में अनसैचुरेशन होना चाहिए, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होती है कि कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या फिर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन या कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए, और कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए। कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मतलब जो गामा हाइड्रोजन होती है उसको हम कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन कहते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पर होनी चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इज जो मॉलिक्यूल है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपकी एसिडिक नेचर की होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसी होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन और कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब हम कंपाउंड देखेंगे कि कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। और तीसरी जो फोर्थ कंडीशन है कि कंपाउंड जो है, ठीक है, कभी भी ब्रिज हेड वाली कार्बन, तो ब्रिज हेड की जो बाइसाइक्लो में जो ये ब्रिज हेड की जो हाइड्रोजन होती है वो कभी भी आपकी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करती, ठीक है, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटाते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ब्रिज हेड का कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन है, बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन यहाँ की जो अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, जो ये हाइड्रोजन है वो कैसी है, ब्रिज हेड वाली है, ठीक है, तो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये आपकी ब्रिज हेड की कार्बन है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब इसका देखते हैं, हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेशन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज हेड वाली नहीं है, ये वाली हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज हेड वाली है, ठीक है, तो ये ब्रिज हेड वाली, ये अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड वाली नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। और थर्ड कंडीशन वो ये बोल रहा है कि जो ये वाली हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगी, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, तो H+ यहाँ से रिमूव करके टॉटोमेरिज्म शो कर देगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड जो है आपका कंपाउंड वो शो करेगा टॉटोमेरिज्म, सो ए विल बी योर आंसर, ठीक है। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th। ये बोल रहा है सेम वही है कि कौन सा कंपाउंड आपका एग्जिबिट करेगा टॉटोमेरिज्म, ठीक है, तो ये हो गया आपका हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये वाली अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ये वाली जो हाइड्रोजन है दिस इज कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, तो कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है तो ये तो करेगा, और ये एसिडिक भी होगी क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ की हाइड्रोजन एसिडिक भी हो गई, ये कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका ये वाला इधर, तो यहाँ पर भी आपको अल्फा हाइड्रोजन भी है CH2, और यहाँ पर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर 4 टॉटोमेरिक हाइड्रोजन है, तो ये तो वैसे भी शो करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेशन है, कंजुगेबल हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है विच इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो उसकी कंडीशन को अच्छे से कर लीजिए, मतलब ये तीनों कंपाउंड आपके टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो बी विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज सोन, ठीक है, ये फॉर्म दे रखी है, इसका इनोलिक, दिस इज अ कीटो फॉर्म, जिसमें CO ग्रुप होता है उसे कीटो फॉर्म कहते हैं, और जिसमें इन और ऑल जो होता है उसको इनॉल फॉर्म कहते हैं। चलिए तो इसका इनोलिक फॉर्म जो है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट एज शोन बिलो हैज, ठीक है, इनोलिक फॉर्म ये है आपकी इनोलिक फॉर्म की इथाइल एसीटेट की, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इनोलिक फॉर्म को, यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, H, ये हो गया आपका, ये हो गया C, ये CH3, एक सेकेंड, ये हो गया दूसरा कार्बन बना रही हूं मैं, ये OH, ठीक है, ये सिग्मा, अब ये आपका C, और ये आपका, हर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए जिससे आपको इजी रहे कैलकुलेट करने के लिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया O, ये हो गया CH2, C2H5 है तो उसे इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, और ये हो गया CH, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा हैं, आप काउंट कीजिए जरा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए सिग्मा, ठीक है, और ये 2 पाए, ये 2 पाए हो गए, ठीक है। तो यही पूछा है कि जो ये इनोलिक फॉर्म है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ठीक है, तो 18 सिग्मा एंड 2 पाई विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म? ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर मैं आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करूं, आइसोमेरिज्म जो है वो टू टाइप्स की होती है, वन इज स्ट्रक्चरल एंड अनदर वन इज स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल में आपकी आ जाती हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सारी। स्टीरियो में आती हैं आपकी टू टाइप्स की, वन इज कॉन्फिगरेशनल एंड अनदर वन इज कन्फर्मेशनल, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल, चलिए, कॉन्फिगरेशनल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू two categories, one is geometrical and another one is optical। ठीक है, तो आपसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा है, मतलब ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल नो, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल यस। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का ये क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म एंड रोटेशनल आइसोमेरिज्म, नो, रोटेशनल जो है उसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कहते हैं और चेन आइसोमेरिज्म आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज भी आपकी चेन आइसोमेरिज्म को कहा जाता है, और जबकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आंसर क्या हो गया बेटा, बी विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The molecular formula of diphenyl methane is, ठीक है, तो इसमें how many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom? तो इस टाइप से आपका ये दे रखा है डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, ये आपका CH2, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से एक तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, एक आइसोमर बन गया CHCl और क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लगा दीजिए, हाइड्रोजन हटा के ये जो CH है यहाँ पे लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर इसको एज इट इज रखेंगे। एक आपने यहाँ पर लगा दिया Cl, ठीक है, एक क्या करेंगे आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। और फोर्थ क्या करेंगे आप यहाँ पे लगा दीजिए पैरा पोजीशन पर। तो अगर आप फिर से लगाते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं तो आपको फिर से यही वाला, ठीक है, आपको ये वाला मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं फिर यहाँ पे लगाते हैं तो ये वाला बन जाएगा। मतलब ये आप 4 पोजीशंस ही हैं जिसमें आप क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा सकते हैं और एक नया स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 4 विल बी योर आंसर। तो इस टाइप के भी आपको आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, टॉटोमेरिज्म की मैंने कंडीशन बता दी है आपको। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे R3, यहाँ पर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर एन, देखिए हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन है, नो डाउट, यस, ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। दूसरा कंपाउंड देखते हैं, R, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर और ये आपका हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन है और आपके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, इनफैक्ट दीज हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होंगी, तो ये कंपाउंड शो कर देगा। ठीक है, थर्ड है आपका CH3, CH3 और ये आपका यहाँ पर है C, फिर यहाँ पर है N डबल बॉन्ड O। हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेशन है लेकिन यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कंपाउंड नहीं शो करेगा।
फोर्थ है आपका CH3, CH3, यहाँ पर है N, ठीक है, NH, और ये है आपका CH3। तो यहाँ पर हेटेरोएटॉमिक अनसैचुरेशन ही नहीं है, तो ये कंपाउंड भी नहीं शो करेगा। मतलब आंसर क्या हो गया आपका, बी विल बी आंसर। जो ये वाला कंपाउंड है यही आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स इन C4H10O। ठीक है, तो C4H10O के कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका दो कंपाउंड का फॉर्मूला है। वन इज अल्कोहल और दूसरा है ये ईथर का। ठीक है, आपको पता है अल्कोहल एंड ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर मैं अल्कोहल देखूं तो मेरे पास क्या हो गया, C4H9OH। ठीक है, और हमें पता है कि ब्यूटाइल के कितने आइसोमर होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है N-ब्यूटाइल, ठीक है, एक होता है आपका आइसोब्यूटाइल। मैं केवल कार्बन का स्केलेटन बना रही हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल। थर्ड हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड फोर्थ हो गया आपका टर्शी ब्यूटाइल। ये 4 आपके C4H9 के आइसोमर हैं, तो ये 4 आपके अल्कोहल के बन जाएंगे। ठीक है, 4 आपके इसके हो गए। C4H9 के आप याद रखिए कि 4 एल्काइल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें OH ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन आप लगा ही सकते हैं, यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2, 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 OH, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हो गया, ये आपका हो गया, तो 4 हो गए आपके अल्कोहल के। ठीक है, हाइड्रोजन आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईथर के बनाऊं मैं, तो आपको पता है मिनिमम एक CH3 तो इधर हो गई। ठीक है, कितने बचे बेटा कार्बन, C3H7 बचे, और C3H7 के कितने होते हैं, 2 आइसोमर होते हैं। ठीक है, चलिए मैं बना देती हूँ इधर के, CH3, CH2, CH2, O, CH3। ठीक है, एक क्या करूं मैं यहाँ पर, एक ऐसा हो सकता है CH3 आइसो वाला, CH3, O, CH3। ठीक है, तो 2 हो गए, 2 हो गए ईथर के, 1 और 2 ईथर के हो गए। और थर्ड इज, जो थर्ड है क्या करूं, एक यहाँ पर CH3, CH2, और दोनों साइड इथाइल हो गया, सिमेट्रिकल इथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो 3 हो गए आपके, 3 हो गए ईथर के और 4 हो गए आपके अल्कोहल के। तो इस तरह से कितने आइसोमर हो गए, 7 आइसोमर होते हैं आपके C4H10O के। ठीक है, कार्बन का स्केलेटन मैंने बनाया, हाइड्रोजन आप ऐड कर लीजिए, मैंने बता दिया है N-ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, ये 4 आपके अल्कोहल के होंगे और 3 आपके ईथर के होंगे। तो 7 टोटल आइसोमर होंगे फॉर C4H10O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, देखिए तो कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन जो है आपका हाइपोकॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो इसके पास फर्स्ट के पास आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अल्फा कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हो गई। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 आपके मिथाइल ग्रुप लगे हैं। चलिए तो कितने हो गए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखेंगे 0 है, तो 3 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हो गए या 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड कंपाउंड में 4 है, ये वाली भी अल्फा है और ये वाली भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितनी हो गई, 2 और 2 4। यहाँ पे 4 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन या फिर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे देखेंगे 3, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके 2 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। जितनी हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होंगी उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो सी विल बी योर आंसर। आपसे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, हाइपोकॉन्जुगेशन अकर इन।
आपका कार्बोकेटाइन हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, ये आपके क्या करते हैं, हाइपोकॉन्जुगेशन शो करते हैं। अगर मैं देखूंगी हाइपोकॉन्जुगेशन शो करने के लिए उसके पास जो फ्री रेडिकल है, मतलब फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बैठो देखूंगी यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर भी आपके कार्बन चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो ये कंपाउंड आपका हाइपोकॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता। अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के पास यहाँ पर लगा है आपकी फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग मैं एक को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया फिनाइल रिंग। अगर हम देखें सॉरी फ्री रेडिकल है, तो कार्बोकेटाइन बना रही थी, चलिए तो फ्री रेडिकल यहाँ पर, और ये आपकी फिनाइल रिंग में एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि ठीक है, ये फिनाइल रिंग। तो ये जो कार्बन है फिनाइल रिंग का, इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इसी तरह से 3 फिनाइल रिंग अटैच्ड हैं जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका जो है हाइपोकॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखूं बेटा, तो ये आपका फ्री रेडिकल है, मतलब यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है विच इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये वाली ब्रिज हेड वाली हाइड्रोजन जो है ये भी आपकी हाइपोकॉन्जुगेशन शो नहीं करती, तो इस पे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड आपका हाइपोकॉन्जुगेशन शो करेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, थर्ड ओनली, ठीक है। तो इस टाइप के आपको हाइपोकॉन्जुगेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयनेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट को अगर मैं ए बनाती हूँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है, तो मेरा ये है इज द, ये आपका है CH, ठीक है, मैं CH दे रही हूँ। जब ये क्लोरीन हट जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, में कार्बोकेटाइन आपका C, जहां से मैं क्लोरीन हटा रही हूँ वहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दे रही हूँ। यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक आपका CH2 और एक आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। C कंपाउंड में आपका CH पॉजिटिव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है, एंड थर्ड कंपाउंड में आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, इसमें एक्सट्रीम हाइपोकॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। मैंने क्लोरीन हटा के कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन है विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपोकॉन्जुगेशन 2 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर NO2 भी आपका -I लगा रहा है जो कि अनस्टेबल करेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंडरी है, मतलब 6 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका 9 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है। हालांकि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट पर, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ जाता है। ये जो कंपाउंड है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इसमें बेटा आपका एक्सट्रीम हाइपोकॉन्जुगेशन होता है, में क्या होता है, एक्सट्रीम हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये इस वाले बेंजाइल कार्बोकेटाइन से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, सो डी विल बी योर आंसर, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, तो जरा ध्यान से देखिए, हर जगह बाकी हर जगह आपका रेजोनेंस ही स्टेबल करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम हाइपोकॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है रेदर देन दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेम आपका वही हाइपोकॉन्जुगेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड को अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन है, ये आपका फर्स्ट पे ये कार्बोकेटाइन है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये CH2 है और फिर आपका CH3 है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट में आपका
आप देखेंगे हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 2 3 3 हो गए 8 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, ले रही हूँ 8 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन या 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड में देखते हैं बेटा, सेकंड में देखते हैं। ठीक है, CH3 ये और 2। चलिए सेकंड में देखते हैं, CH3 CH3 और ये आपका CH3, वही आपका 9 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, एक्सट्रीम हाइपोकॉन्जुगेशन तो हो रहा है इसमें। थर्ड में देखते हैं बेटा, थर्ड में देखते हैं 9, थर्ड में आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये आपका CH3 और ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपके 6 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। एंड फोर्थ में मैं इधर ही लिख देती हूँ, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट वाला, मतलब 3 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है और इसमें 0 हाइपोकॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें कितने आए आपके 8, फर्स्ट वाले में आए 8 और इसमें आए 9, इसमें आए 6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपका, सेकंड हो गया, देन फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, देन 6 3 0, तो फिर 3, सेकंड फर्स्ट 3, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन आपका फोर्थ, देन फिफ्थ, तो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हाइपोकॉन्जुगेशन पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर आयोडीन, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। देखिए आपको पता है कि अगर मैं हैलाइड्स का हाइड्रो एसिड्स ऑफ हैलाइड्स को देखूं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF सबसे कम, देन HBr, एसिडिक स्ट्रेंथ, देन HBr, सॉरी देन HCl, देन HCl, देन HBr, देन H। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, मतलब क्लोराइड आयन सबसे अच्छा बेस होगा, देन क्लोराइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन, देन आयोडाइड। ठीक है, और हर जगह आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर। ठीक है, किसी भी एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। हर जगह आपका बेसिक स्ट्रेंथ के इक्वल ही होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, लेकिन जब बात आती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है, इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक में क्या होता है बेटा कि जो फ्लोराइड आयन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था वो क्या होता है, उतना ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, इसका साइज काफी बढ़ जाता है, वाटर की लेयर इसे जो है सराउंड कर लेती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये जो ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाता है, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन आपका फ्लोराइड। केवल हैलाइड्स में ये है, बाकी हर जगह न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ आपका सेम रहेगा जनरली, सॉरी। ठीक है, तो आपका हो गया आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, तो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका नीट का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख भी रहे। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होते हैं, दिस इज ऑर्थोफिनॉल, ये आपका यहाँ पर OH और ये आपका ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब यहां पर आपका OH है और ये आपका NO2, ठीक है। ये क्या करता है, ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका, तो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर, विद इन अ मॉलिक्यूल आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल देखूं तो इसमें होती है इंटरमोलिक्यूलर, मतलब एक दूसरा मॉलिक्यूल के साथ, पैरा नाइट्रोफिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बनाया हुआ है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है, जबकि ये विद इन अ मॉलिक्यूल है और ये दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये अपने साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इसका ज्यादा होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो उसकी वॉलेटिलिटी की, वॉलेटाइल नेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। मतलब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो वेपराइज कम होगा, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो वेपराइज कम होता है, और जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इजीली वेपराइज, स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इन दोनों को हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, या फिर हम इसको स्पेसिफिकली कहेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टीम डिस्टिलेशन से इनका सेपरेशन होता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The lecithin extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogens. By doing so it, ठीक है। lecithin स्टार्च जो है वो हेलोजेंस की टेस्टिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें जो सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, और सोडियम साइनाइड, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, HNO3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे ये रिमूव कर सके हम साइनाइड और सल्फाइड को रिमूव करने के लिए हम लेसिनेंस टेस्ट में HNO3 यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इससे क्या होगा, अगर मैं HNO3 यूज करूंगी तो ये Na2S जो है वो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये रिमूव कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में, ठीक है। सिमिलरली जो आपका NaCN है वो आपका HCN में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसे रिमूव कर सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaNO3 में, ठीक है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम HNO3 यूज करते हैं। तो डिकम्पोज Na2S एंड NaCN फॉर्म, जो रिएक्शन में Na2S और NaCN बनता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्टिंग, उनको रिमूव करने के लिए हम HNO3 यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कैजाल्स मेथड जो है वो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन को तो एस्टिमेट करते हैं इससे, लेकिन वो नाइट्रोजन कभी भी नाइट्रो ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो नाइट्रोजन कभी भी रिंग में नहीं होनी चाहिए, विद इन रिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे पाइरिडीन वगैरह है, ठीक है, पाइरिडीन में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है, ये नाइट्रोजन कभी भी एजो ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो उसको हम
इजीली इस टेस्ट से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये नाइट्रो ग्रुप है, ये पायरिडीन है, ये एजो ग्रुप है, ठीक है, दिस इज एजो, ये आपका पायरिडीन है, ठीक है, और ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन है। इनमें यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, कजाल्स मेथड को। हाँ, एनिलीन, क्योंकि ये आपका एनिलीन में आप इजीली कजाल्स मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो टिप्स पर हो जाने चाहिए, ठीक है, नीट PYQ सीरीज के। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।